बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज ज़ैफ़ा अवान और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉमर्स। और साथ साथ हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं क्योंकि मैंने लेक्चर जो है वो बाद में अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी करना है। तो इस वजह से मैंने हाउस ऑफ कॉमर्स का नाम दे दिया। तो आज का जो टॉपिक है बेटा बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो है अकाउंटिंग की एमसीक्यूज आईकॉम पार्ट 1 की। अकाउंटिंग की एमसीक्यूज आईकॉम पार्ट 1 की तो हम ईयर बाय ईयर इसकी सीरीज बनाएंगे और सीरीज बना करके मैं अपलोड करता रहूंगा। जैसे कि आज का जो है वो मैंने 2019 को डिस्कस करना है, उसके बाद 2000 जो है वो 18 पर आएंगे, 17 पर आएंगे। इस तरीके से हम लोग जो है वो चलते जाएंगे और जितनी भी एमसीक्यूज मुझसे हो सकी बेटा, क्योंकि अभी मैंने ये चैनल जो है वो अपना स्टार्ट किया है, मुझे मुश्किल से थोड़ा सा टाइम हुआ है। तो जितनी मेरी कोशिश हो सके, जितनी मेरे पास नॉलेज होगी तो वो मैं आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड करता रहूंगा वक्तन फवक्तन। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। इससे पहले जो है वो जिन बच्चों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और उनको फायदा हो रहा है तो काइंडली आप बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो है वो शेयर भी कर दो, ताकि आप लोगों के पास जो है वो मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आती रहे। तो 2019 का जो है वो आज हमारा एक क्वेश्चन है, उसके एमसीक्यूज जो है वो हमने सॉल्व करने हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर साल एमसीक्यूज का एक अलग से जो है वो एक क्वेश्चन आ रहा होता है। कोविड के वक्त में एक अलग जो है वो एमसीक्यूज का उन्होंने पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से वापस वही हो गया है कि आपकी 20 मार्क्स की एमसीक्यूज होती हैं। और ये ऐसी एमसीक्यूज है, अगर आप सारी की सारी सही कर लेते हो तो आपके पूरे पूरे नंबर आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एमसीक्यूज का क्वेश्चन 2019। एमसीक्यूज नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। एमसीक्यूज नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 है, वो कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ फ्रॉम दी गिवन ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन है और ऑप्शन पे टिक भी लगा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली ये जो मैंने पिक्चर ली है ये पास पेपर्स में से ली है, तो इसके ऊपर टाइप करने का तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं एक एमसीक्यूज पढ़ूंगा, उसको मैं समझाऊंगा कि भाई इसका आंसर ये क्यों आ रहा है, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मर्चेंडाइज ऑफ अ स्टेशनरी शॉप। कह रहे हैं कि ये जो है नीचे आपको इन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हैं, नोटबुक, स्टेपलर, बाइसाइकिल और फाउंटेन पेन। तो ये चार इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। वो कह रहे हैं कि इन चारों में से बताओ कि इन चारों में से मर्चेंडाइज जो है वो जो नहीं होगी एक स्टेशनरी शॉप के लिए। देखो बेटा, स्टेशनरी शॉप वो होती है जहाँ पे आपको पता है स्टेशनरी की तमाम चीजें मिलती हैं, पेन, पेंसिल, शार्पनर, रजिस्टर वगैरह। तो अब जो मर्चेंडाइज है स्टेशनरी शॉप पे, मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जिनको आप सेल कर रहे होते हो अपनी शॉप पे रखकर, या अपने बिजनेस के अंदर जिन चीजों को आप सेल कर रहे होते हो वो आपके लिए क्या होती है? मर्चेंडाइज होती है। तो जैसे कि स्टेशनरी शॉप पे स्टेशनरी की सारी चीजें जो है वो क्या होंगी? मर्चेंडाइज होंगी। वो उनकी इन्वेंट्री होगी, वो उनका प्रोडक्ट होगा या वो उनका स्टॉक होगा। जैसे कि अगर फर्नीचर मार्केट है तो फर्नीचर मार्केट के अंदर मर्चेंडाइज क्या होगी? फर्नीचर होगा। तो ये मर्चेंडाइज बिजनेस टू बिजनेस वैरी करती है। जिस तरह का बिजनेस होगा, जो उसकी प्रोडक्ट होगी वो उसकी मर्चेंडाइज होगी। तो अगर कोई स्टेशनरी शॉप है तो स्टेशनरी शॉप के अंदर मर्चेंडाइज क्या होंगी? नोटबुक, ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए मर्चेंडाइज होगी। स्टेपलर भी इसके लिए मर्चेंडाइज होगी। फाउंटेन पेन भी इसके लिए मर्चेंडाइज होगा। लेकिन जो बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल इसके लिए मर्चेंडाइज नहीं होगी। किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आज तक आपने बाईसाइकिल को सेल होते हुए नहीं देखा होगा। तो ये जो बाईसाइकिल है इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर फ्रॉम दीज फोर आंसर्स। क्यों? क्योंकि मर्चेंडाइज जो है, बाकी सारी चीजें जो है वो मर्चेंडाइज है स्टेशनरी शॉप के लिए, लेकिन बाईसाइकिल जो है वो मर्चेंडाइज नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं। इसमें आपको कह रहे हैं द कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग, परचेज ऑफ फर्नीचर और नेट लॉस। कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट, अगर आप लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर जो है वो अपलोडेड होंगे बैलेंस शीट के हवाले से, तो आगे चल के मैं अपलोड कर दूंगा। इनकम स्टेटमेंट बहरहाल मैंने जो है वो अपलोड कर रखी है अब तक। आगे चल के मैंने बैलेंस शीट को भी अपलोड करना है। एक आप लोगों को सीरीज मिल जाएगी बैलेंस शीट की।
तो उसमें परेशान नहीं होना आपको। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में हम ड्राइंग को ऐड लेस करते हैं। अगर कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी हम किसे कहते हैं, कैपिटल को कहते हैं, कि जब आप अपने पर्सनल रिसोर्सेज से ला करके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो वो भी बच्चों आपका क्या होता है, कैपिटल होता है। तो जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आपके कैपिटल को अफेक्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप एडिशनली इन्वेस्ट करोगे तो आपका कैपिटल इंक्रीज होगा। ड्राइंग आपके कैपिटल को डिक्रीज करता है। इसके अलावा नेट लॉस हो या नेट इनकम हो, वो भी आपके कैपिटल को अफेक्ट करती है। यानी कि अगर नेट लॉस हुआ तो हम उसको कैपिटल में से माइनस करते हैं, और नेट इनकम होगी तो उसको हम कैपिटल में ऐड करते हैं। ये सारी चीजें हमने बैलेंस शीट में पढ़ी है। तो जो परचेज ऑफ फर्नीचर है, अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनती है, फर्नीचर डेबिट हो जाता है, कैश या पेएबल क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो दोनों अफेक्ट जो है वो कैपिटल को हिट नहीं कर रहे। फर्नीचर परचेज करना, हाँ, अगर फर्नीचर इन्वेस्ट किया होता तो फिर वो कैपिटल को अफेक्ट करता या कैपिटल को हिट करता। लेकिन अभी हमने फर्नीचर को परचेज किया है, तो जब हमने फर्नीचर को परचेज किया तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका होगा परचेज ऑफ फर्नीचर। अच्छा, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास, नेक्स्ट एडजस्टमेंट कह रहा हूँ, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, दिस डू नॉट अपेयर ऑन दी बैंक स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि ये चीजें बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं होती। बैंक स्टेटमेंट से याद आया मुझे, बैंक रिकंसिलिएशन आप लोगों का एक टॉपिक है, इसकी पूरी एक सीरीज जो है वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। आईकॉम के बच्चे चाहें तो उसको देख सकते हैं। वो क्वेश्चंस आईकॉम से रिलेटेड तो नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा अपर लेवल पे, लेकिन अगर आप उनको समझ लोगे तो आपके लिए आईकॉम की बैंक रिकंसिलिएशन बहुत आसान हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है बैंक स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करती। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बैंक चार्जेस, डायरेक्ट डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बैंक चार्जेस और डिपॉजिट इन ट्रांजिट। देखो डायरेक्ट डिपॉजिट कहाँ जाता है, कैश बुक में, और वो क्या होता है, ऐड होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने आंसर दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट भी आपके पास कैश बुक में जाकर के ऐड होता है। बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर दो कॉलम्स बनते हैं, एक कैश बुक का और एक पासबुक का। बैंक चार्जेस जो है वो भी कैश बुक में जाकर के अफेक्ट करते हैं। ये तीनों आंसर ऐसे हैं जो कि कैश बुक में जा रहे हैं। लेकिन जो डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, जिसको हम लेट डिपॉजिट भी कहते हैं, ये जाता है पासबुक के अंदर। पासबुक में जाने का मतलब ये है कि ये बैंक स्टेटमेंट को हिट कर रहा है। तो ये इन चारों में से जो डिफरेंट आंसर था वो क्या था हमारे पास, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, क्योंकि ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट है। ये पासबुक में जाएगा। पासबुक एक ऐसा कॉलम होता है जहां पर बैंक स्टेटमेंट्स के एरर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिपॉजिट इन ट्रांजिट। नेक्स्ट है अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। एक अकाउंटिंग प्रोसीजर का सीक्वेंस होता है, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग इक्वेशन, क्लोजिंग प्रोसेस। बेटा इनमें से कोई सा भी जो है वो आंसर ठीक नहीं है सिवाय अकाउंटिंग साइकिल के। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। आप ट्रांजेक्शन से जर्नल जर्नल बनता है, जर्नल से जर्नल लेजर बनता है, देन ट्रायल बैलेंस, देन ये पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है। तो इसमें आंसर जो आएगा अकाउंटिंग साइकिल आएगा। The next is the process of recording transaction in chronological order is called posting, journalizing, balancing and putting। वो कह रहे हैं कि अगर हम ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। देखो एक होता है रिकॉर्डिंग, एक होता है पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन को जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करना। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन को जर्नल जर्नल से उठा करके टी अकाउंट के अंदर पोस्ट करना, इसको हम पोस्टिंग कहते हैं। मतलब एक प्रोसेस होता है, पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होने के बाद पोस्ट होती है। रिकॉर्ड कहाँ पे होती है, जर्नल जर्नल में, उसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। फिर जब वो पोस्ट होती है तो इस प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते हैं, और ये ट्रांजेक्शन फिर लेजर में जा रही होती है। तो अब वो आपको कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड पोस्टिंग, जर्नलाइजिंग। तो ये हमारे लिए आंसर जो करेक्ट होगा वो जर्नलाइजिंग होगा, क्योंकि उसने प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बोला है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है, जर्नलाइजिंग होती है, वहां पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं।
जब हम ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग। द नेक्स्ट इज अ चेक इशूड बाय द कंपनी बट नॉट येट बी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि बैंक चेक इशू कर दिया है कंपनी ने, लेकिन बैंक ने अभी तक पे नहीं किया। ऐसा चेक, जो चेक इशू हो जाए कंपनी की तरफ से या आपकी तरफ से, लेकिन उसको अभी तक बैंक ने पे नहीं किया, इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक, या इसको आप कह सकते हो आउटस्टैंडिंग चेक। तो ये आपके लिए अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग चेक कहलाता है, ये याद रखना। अच्छा, यहाँ से दो चीजें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। एक चेक इशू हो गया लेकिन बैंक ने पे नहीं किया, एक चेक इशू हो गया लेकिन बैंक ने अभी तक पे नहीं किया, इसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग चेक या अनप्रेजेंटेड चेक। मतलब कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट इन अ बैंक स्टेटमेंट बट नॉट पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक और कॉल्ड आउटस्टैंडिंग चेक। और एक होता है चेक इशू, चेक डिपॉजिट इशू नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन अ बैंक स्टेटमेंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन अ बैंक स्टेटमेंट इज कॉल्ड अनक्लियर्ड चेक। ठीक है, याद रखिएगा, अनक्लियर्ड चेक किसे कहते हैं और अनप्रेजेंटेड चेक किसे कहते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक की डेफिनेशन दोबारा आपको बता रहा हूं। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट इन अ बैंक स्टेटमेंट और बट नॉट paid by the bank is called unpresented check. The next one is uncleared check, and uncleared check is check deposit in a bank but not shown in a bank statement is called uncleared check. तो आपने याद रखना है कि अनप्रेजेंटेड चेक किसे कहा जाता है और अनक्लियर्ड चेक किसे कहा जाता है, और अनप्रेजेंटेड चेक और आउटस्टैंडिंग चेक एक ही बात होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग चेक, क्योंकि चेक इशू बट बाय द कंपनी बट येट नॉट पेड बाय द बैंक, बैंक ने पे नहीं किया अभी तक, तो ये आपके लिए आउटस्टैंडिंग होगा। द नेक्स्ट इज दिस इज मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कौन से होते हैं, देखो दो तरह के बिजनेस होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। द फर्स्ट इज मर्चेंडाइजिंग बिजनेस and the second is service business. मर्चेंडाइजिंग बिजनेस आप किससे कहते हो, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस वो होता है जहां पे आपके पास एक प्रोडक्ट होती है जिसको आप सेल कर रहे होते हो। जैसे कि आपके लिए मिल्क शॉप मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, उनके पास एक प्रोडक्ट है मिल्क का जिसको वो सेल कर रहे हैं। आपके पास ग्रोसरी आइटम्स की जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, क्योंकि वो ग्रोसरी आइटम सेल्स कर रहे हैं। मतलब मर्चेंडाइजिंग बिजनेस ऐसा होता है जिनका प्रोडक्ट विजिबल होता है। इन शॉर्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप टच कर सकते हो या जिसको आप जो है वो जिसका कोई जायका होता है, वो आपके लिए एक मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कहलाता है, जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जिसे आप देख सकते हो। और एक होता है सर्विस बिजनेस, उसमें आप जो चीज अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हो विच इज नॉट टेंजिबल और इज ऑल्सो कॉल्ड इनटेंजिबल। मतलब कि वो ऐसा होता है कि जो इनटेंजिबल होता है, जो नजर नहीं आ रहा होता, इसको आप सर्विस बिजनेस कहते हो। जैसे कि डॉक्टर्स ये सर्विस बिजनेस कर रहे हैं, इनकी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि टीचर्स, कोचिंग सेंटर, स्कूल्स, ये सारे के सारे क्या है, हमारे लिए सर्विस बिजनेस है। जैसे कि जिम्स हो गए, हेल्थ क्लब हो गए, ये सारे के सारे सर्विस बिजनेस है। ये आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका प्रोडक्ट जो है वो इंटेंजिबल होता है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस क्या होता है। ऐसा प्रोडक्ट जिनका नजर आ रहा होता है उसको हम मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कहते हैं, और सर्विस बिजनेस जो सर्विसेज दे रहे होते हैं, जैसे आईटी कंपनी हो गई वो सर्विसेज देती है, जैसे चार्टर्ड फर्म्स हो गई वो सर्विसेज देती हैं। तो ऐसे बिजनेस को आप सर्विस बिजनेस कहते हो। तो अब वो कह रहे हैं कि इसमें कह रहे थे कि दिस इज अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। बताओ कि इसमें से मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कौन सा है। मेडिकल स्टोर, मोटर वर्कशॉप, ब्यूटी पार्लर, एक्स्ट्रा स्टेट एजेंसी। देखो ब्यूटी पार्लर तो हो नहीं सकता, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आपके लिए क्या होगा, एक सर्विस बिजनेस होगा। मोटर वर्कशॉप भी क्या है, मोटर वर्कशॉप क्या होती है, वहां पे आपकी मोटरसाइकिल्स वगैरह का
काम होता है, तो वो भी वर्कशॉप है, वो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट लाइक मैकेनिक होते हैं। स्टेट एजेंसी वो भी जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। जो आपके लिए मेडिकल स्टोर होता है, उनके पास एक टेंजिबल प्रोडक्ट होता है, वो एक मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होता है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो आएगा वो आएगा मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के अंदर मेडिकल स्टोर। फिर आगे कह रहे हैं दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम, बताओ कि इसमें से कौन सी इनकम है। देखो अनएंड कमीशन, अनएंड कमीशन आपके लिए एक लायबिलिटी होती है। कमीशन रिसीवेबल ये आपके लिए एक एसेट है, ठीक है। अनएंड है वो आपके लिए लायबिलिटी, रिसीवेबल है वो आपके लिए एसेट है। कमीशन पेएबल वो आपके लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि पेएबल है। कमीशन अर्न, कमीशन कमा लिया, अर्न का मतलब इनकम होता है, तो ये आपके लिए एक इनकम है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज ऑल द अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंस एक्सेप्ट, वो कह रहे हैं कि जितने भी अकाउंट्स हैं सबका डेबिट बैलेंस है सिवाय। देखो इसमें इन्होंने ऑप्शन दिया आपको, पहला ड्राइंग, ड्राइंग का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है ड्राइंग अगेन। तीसरा ऑप्शन दिया परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। देखो ऐसे याद कर लो, परचेज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, परचेज का परचेज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट, ठीक है। तो परचेज के ऑपोजिट आता है परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। ये दोनों आपके लिए, अगर परचेज का ऑपोजिट बैलेंस, परचेज का बैलेंस डेबिट है तो ये इसके ऑपोजिट्स अकाउंट होते हैं और इनका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। ऐसे ही सेल्स की याद कर लो, सेल्स का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। सेल्स का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो सेल्स के जो ऑपोजिट्स अकाउंट होते हैं, सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट, इनका नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। ये नॉर्मली डेबिट में जाता है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि बताओ कि ऑल दी अकाउंट हैव अ डेबिट बैलेंस, कह रहे हैं कि सारे अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है एक्सेप्ट, अब ड्राइंग का भी डेबिट बैलेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस के ऊपर इन्होंने टिक लगाया हुआ है क्योंकि परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का बैलेंस अभी आप लोगों को बताया कि परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। आगे इन्होंने परचेजेस दिया हुआ था, परचेजेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द परचेज जर्नल इज यूज टू रिकॉर्ड, कह रहे हैं कि परचेज जर्नल ये आया है आपके पास एक स्पेशल जर्नल में से। थोड़ा सा कचरा साफ कर लेते हैं, बहुत सारा कचरा हो गया। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि सर हुदैफा अवान का चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। मेहनत कर रहा हूँ बेटा, अभी इस टाइम रात के कितने 11:30 बज रहे हैं, फिर भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। फिर उसके बाद जो है आगे ये बात कहने से ना मेरे भाई की बहुत जल्दी है, लेकिन क्या करें भाई, कहना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास द परचेज जर्नल। अच्छा अब देखो परचेज जर्नल निकला है स्पेशल जर्नल से। स्पेशल जर्नल आप लोगों का एक चैप्टर है, उसके अंदर आपने दो तरह के स्पेशल जर्नल पढ़े होंगे, एक परचेज जर्नल और एक आपने पढ़ा होगा सेल्स जर्नल। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, पका नहीं रहा आप लोगों को, आप लोग वरना पक जाओगे, फर्स्ट ईयर के बच्चे तो वैसे ही पक जाते हैं बहुत जल्दी। अकाउंटिंग की थ्योरी तो पढ़ना ही नहीं चाहते यार तुम लोग, थ्योरी पढ़ोगे तो कंसेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा परचेज जर्नल है और एक सेल्स जर्नल है। अच्छा इसके अलावा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी होता है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी होता है, वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़कर आ रहे हो स्पेशल जर्नल में। अच्छा जो परचेज जर्नल होता है, उस परचेज जर्नल के अंदर सिर्फ ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होती है उसमें होती है परचेज की ट्रांजेक्शन, और किस चीज की परचेज की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, मर्चेंडाइज की परचेज। जहां पर हम मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं ऐसी ट्रांजेक्शन को हम परचेज जर्नल में लेके जाते हैं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो ट्रांजेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑन क्रेडिट होनी चाहिए, यानी कि उधार वाली होनी चाहिए।
जिसमें आप मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हो लेकिन उधार पर परचेज कर रहे हो, ऐसी ट्रांजेक्शन को हम लेके जाते हैं परचेज जर्नल। और सेल जर्नल में क्या होता है, सेल जर्नल में हम सेल कर रहे होते हैं, सेल को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। किसकी सेल को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मर्चेंडाइज की सेल को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और वो भी ट्रांजेक्शन किसकी होनी चाहिए, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट होनी चाहिए, यानी कि उधार वाली ट्रांजेक्शन। अगर आप मर्चेंडाइज सेल कर रहे हो और उधार पर सेल कर रहे हो तो उस ट्रांजेक्शन को आप सेल जर्नल में लेके जाते हो। और अगर आप मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हो और उधार पे परचेज कर रहे हो तो ऐसी ट्रांजेक्शन को आप परचेज जर्नल में लेके जाते हो। ये कंडीशन होती है परचेज जर्नल और सेल जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो कैश परचेज ये नहीं जाएगा, क्रेडिट परचेज ओनली, सिर्फ क्रेडिट वाली जो परचेज होती है वो जाती है। इक्विपमेंट परचेज भी नहीं जाएगा क्योंकि मर्चेंडाइज नहीं है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, मर्चेंडाइज परचेज की बात हो तो रही थी, लेकिन नीचे जो ऑप्शन आ रहा था हमारे पास वो क्रेडिट परचेज ओनली थी, तो वो ज्यादा हमारे पास अच्छा ऑप्शन था कि परचेज भी कर रहे हैं और क्रेडिट भी आ रहा है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को आप कहाँ लेके जाते हो, स्पेशल जर्नल में, और वो भी कौन से वाले, परचेज जर्नल में। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, थोड़ा सा कचरा साफ कर लेते हैं इसका और फिर हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी तो अब जो है हमारे पास नेक्स्ट है कैश सप्लाईज एंड प्रीपेड रेंट आर द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट। देखो सप्लाईज वो आपका करंट एसेट होती है और प्रीपेड भी आपका क्या होता है, करंट एसेट। नीचे इन्होंने आपको ऑप्शन दिए हुए करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्स एसेट होते हैं, लैंड मशीनरी इक्विपमेंट बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह वगैरह। करंट लायबिलिटीज अकाउंट पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट ये सारी चीजें आती हैं। ऑनर्स इक्विटी में आपका कैपिटल आ जाता है। तो हमारे लिए जो बेटर ऑप्शन है वो क्या है, करंट एसेट। उस करंट एसेट्स के अंदर प्रीपेड भी और सप्लाईज भी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि द स्टेटमेंट शो द कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ड्यूरिंग अ पीरियड। कह रहे हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पर कंपनी अपना रेवेन्यू और एक्सपेंस शो करे। रेवेन्यू स्टेटमेंट आपने दो पढ़ी है, पहली बात तो ये कौन कौन सी स्टेटमेंट पढ़ी है, एक इनकम स्टेटमेंट पढ़ी और एक बैलेंस शीट पढ़ी है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में फर्क क्या होता है, हाँ। तो इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें जाती हैं। इनकम स्टेटमेंट में आपका जाता है एक्सपेंस और रेवेन्यू। रेवेन्यू बोले तो इनकम, रेवेन्यू को हम इनकम भी कहते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं, बैलेंस शीट के अंदर हमारे एसेट्स जाते हैं, जितने भी एसेट हो, अब भले वो करंट हो या वो नॉन करंट हो, इंटेंजिबल हो या टेंजिबल हो, सारे के सारे। इसके अलावा हमारी लायबिलिटीज आती हैं और इसके अलावा जो है हमारे कैपिटल जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो अब वो कह रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जहां पे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी रेवेन्यू शो रहा, तो एक्सपेंस और रेवेन्यू जिसमें शो रहा होता है वो हमारे लिए कौन सी स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट। इसके अलावा उन्होंने आपको और भी ऑप्शन दिए थे जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कोई एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि वो एक इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। इसके अलावा उन्होंने आपको एक ऑप्शन दिया था बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में आपको मैंने बता दिया एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल रिपोर्ट होते हैं। ट्रायल बैलेंस बताया, ट्रायल बैलेंस जो है वो खुद एक स्टेटमेंट नहीं है, वो एक ट्रायल बैलेंस है जहां पे सारे अकाउंट्स आते हैं, भले वो एक्सपेंस हो, भले वो रेवेन्यू हो, भले वो एसेट्स हो, भले वो लायबिलिटी हो, भले वो कैपिटल। अच्छा, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रही है अलाउंस फॉर बैड डेट्स की। अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो अब इसमें कॉन्ट्रा की बात हुई है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, ऑनर्स इक्विटी अकाउंट, करंट लायबिलिटी अकाउंट और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। तो कॉन्ट्रा एसिड होगा, करंट एसिड बोला था और फिर उसके बाद एंड में बोला कॉन्ट्रा एसिड। देखो याद रखना कॉन्ट्रा अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको लगे हाथों बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इससे रिलेटेड कोई और एमसीक्यूज आ जाए तो वो भी आप लोगों को पता हो। देखो कॉन्ट्रा एसिड होते हैं
कॉन्ट्रा अकाउंट्स में एक होता है आपके जो सिलेबस में है, कॉन्ट्रा अकाउंट्स में जो पहले नंबर पे आता है वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। कॉन्ट्रा एसेट के अंदर दो अकाउंट्स हैं आपके सिलेबस में, एक है अलाउंस फॉर बैड डेट्स और एक है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ये दोनों हमारे लिए क्या है, एक कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट है। इसके अलावा एक होता है आपके पास कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट। कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आ जाते हैं? कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट में रिटर्न सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, ये आपका एक कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट होता है। सेल्स डिस्काउंट, ये आपका एक कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट होता है। इसके अलावा कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट भी होता है। कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट के अंदर जो है वो आपके पास आ जाते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट, ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट होते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास कॉन्ट्रा अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट भी होते हैं जो आपके सिलेबस में है, आपको पता होने चाहिए। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, मैं तो अपनी क्लास में बताता हूँ। कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग और ड्राइंग के बाद आ जाता है नेक्स्ट अकाउंट नेट लॉस। ये सारे आपके पास कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। अगर कॉन्ट्रा एसेट की बात करेगा तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए अलाउंस फॉर बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट की बात कर रहा है तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए सेल्स रिटर्न अलाउंस और सेल डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। अगर कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट की बात कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट, परचेज डिस्काउंट, ये सारे आने चाहिए। परचेज नहीं, सॉरी, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट। इसके अलावा अगर कॉन्ट्रा कैपिटल की बात कर रहे हैं तो ड्राइंग और नेट लॉस आना चाहिए। फिर ये इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा इस एमसीक्यूज में वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स होगा, इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीवेबल इज एन एग्जांपल ऑफ, किसी भी तरह का रिसीवेबल हो वो आपके लिए करंट एसेट होता है। तो यहाँ पर करंट एसेट के ऊपर टिक लगेगा, इन्होंने कॉन्ट्रा एसेट के ऊपर गलती से टिक लगा दी, ये गलत है, करंट एसेट आएगा। कोई भी किसी भी तरह का रिसीवेबल हो वो आपके लिए करंट एसेट होगा, ठीक है। अब वो इंटरेस्ट रिसीवेबल हो, रेंट रिसीवेबल हो, कमीशन रिसीवेबल हो, अकाउंट रिसीवेबल हो, नोट रिसीवेबल हो, वट जिस भी तरह का आपको रिसीवेबल दे रहा है वो आपके लिए करंट एसेट है। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। और कौन सी लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी आर डिवाइडेड इनटू two parts with the first one is current liability and the second is long term liability। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कौन सी लायबिलिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये भी आपके ऊपर एमसीक्यूज आ सकती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट याद रखिएगा लायबिलिटी तो है लेकिन हमारी कौन सी लायबिलिटी है? हमारी करंट लायबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा आगे नेक्स्ट कह रहे हैं इफ अ प्रॉफिट इज 0 एंड एक्सपेंस आर ₹10,000 द रेवेन्यू विल बी, कह रहे हैं कि अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 0 हो और एक्सपेंस आपके कितने हो? 10,000, तो बताओ रेवेन्यू क्या होगा? प्रॉफिट आपको क्या हो रहा है? 0, खर्चा आपने किया 10,000 का, तो रेवेन्यू यानी कि कितना कमाया होगा आपने? तो भाई जाहिर सी बात है 10,000 कमाया होगा, 10,000 खर्च किया होगा, तभी तो प्रॉफिट कितना आया होगा? 0 आया होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा रेवेन्यू इज इक्वल टू 0, सॉरी रेवेन्यू इज इक्वल टू 10,000, क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंस को जब हम माइनस करते हैं तभी हमारे पास प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। अगर रेवेन्यू ज्यादा है
जैसे लेट्स सपोज रेवेन्यू मैंने कमाया 12,000, एक्सपेंस मेरा हो गया 10,000 का, तो 2 रुपये 2,000 मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सेम इसी तरह अगर मैंने कमाया है 8,000 और मैंने खर्चा कर लिया 10,000 का, तो 2,000 मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो एक्सपेंस और रेवेन्यू को जब आप आपस में माइनस करते हो तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस आता है। तो ये जो है हमारे पास जो आंसर आएगा, द रेवेन्यू इज 10,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यू। वो है, आपको बता रहे हैं कि इफ एसेट्स आर ₹10,000 एंड द ऑनर्स इक्विटी इज ₹2,500, कह रहे हैं कि अगर एसेट आपका कितना हो, 10,000 हो, ऑनर इक्विटी यानी कि कैपिटल आपका कितना हो, 2,500 हो, तो देन लायबिलिटी कितनी होगी। तो अभी बता देते हैं, लायबिलिटी इसमें लगेगी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी या कैपिटल, एक ही बात होती है। ऑनर इक्विटी लिख दो या कैपिटल लिख दो, एक ही बात है। तो एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हेयर वी हैव अ एसेट ऑफ ₹10,000 इक्वल्स टू लायबिलिटी क्वेश्चन मार्क है, प्लस कैपिटल कितना है हमारे पास, 2,500। तो अब यहाँ पर कैपिटल जो है वो प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस करोगे 2,500 10,000 में से, तो ये आपके पास क्वेश्चन मार्क यानी कि लायबिलिटी आएगी। और लायबिलिटी जब 10,000 में से 2,500 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 7,500। द करेक्ट आंसर इज 7,500। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है द स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ये मैंने जब लेक्चर रिकॉर्ड किया था और जब मैंने अपने बच्चों को ऑनलाइन लाइव पढ़ाया था, तो मैंने बताया था इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के दूसरे नाम भी हैं। अब वो क्या क्या नाम है देख लो। इनकम स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मतलब आप इनकम स्टेटमेंट को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहते हो, एंड द बैलेंस शीट is also known as financial position। बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है और इनकम स्टेटमेंट आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करती है। तो ये मैंने डिटेल में जब मैंने इनकम स्टेटमेंट का लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया था, और वो मैंने अपना लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड किया था, तो उस पे जो है मैंने बता दिया था कि इनकम स्टेटमेंट को हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहते हैं और बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। तो द स्टेटमेंट का जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन हम किसे कहते हैं, बैलेंस शीट को कहते हैं, ये जो अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, ड्राइंग इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर हेड ऑफ करंट एसेट, लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट और ऑनर इक्विटी। ड्राइंग कहाँ जाती है, ऑनर इक्विटी के सेक्शन में जाती है। देखो करंट एसेट में तो जाती नहीं है, नॉन करंट एसेट में भी नहीं जाती, नॉन करंट एसेट में सारे फिक्स एसेट जा रहे होते हैं, लायबिलिटीज में भी नहीं जाती, लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आती है। तो ड्राइंग जाती है कैपिटल में से माइनस होती है, मतलब वो सेक्शन कहलाता है ऑनर इक्विटी का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑनर इक्विटी होगा। और लास्ट है, शुक्र है हमारे पास, वो है द नेचर ऑफ सेल्स डिस्काउंट इज एन। कह रहे हैं कि सेल डिस्काउंट की नेचर बताओ। अभी आप लोगों को सेल डिस्काउंट की नेचर बताई है शुरू में, जब मैंने परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का बताया था आपको। सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। सेल्स नॉर्मली कहाँ रिकॉर्ड हो रही होती है, क्रेडिट में। तो सेल डिस्काउंट इसका ऑपोजिट है, यानी कि कहाँ रिकॉर्ड हो रहा होगा, डेबिट में रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो सेल डिस्काउंट की जो अच्छा, सेल डिस्काउंट की नेचर क्या है, वैसे तो जो है ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे। नेचर क्या है अभी मैंने आपको बताया था जब मैंने कॉन्ट्रा अकाउंट्स बताए, तो उसमें बताया कि सेल डिस्काउंट ये रहा,
सेल डिस्काउंट क्या होते हैं? कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट। देखो अभी ये मैंने बताया ना, तो इस बताने का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो सेल्स डिस्काउंट हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है। तो ये बेटा हमारी 2019 की एमसीक्यूज थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एमसीक्यूज पसंद आई होंगी। अगर पसंद आ गई है तो भैया इसको सब्सक्राइब कर दो। चैनल को बहुत मेहनत करते हैं हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड करने में। आप लोग क्या पता, लाइटिंग होती है पीछे, ये सारे बल्ब जलाने पड़ते हैं, लैपटॉप लेके बैठना पड़ता है, ये बोर्ड लेके बैठना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, बहुत बोलना भी पड़ता है भाई, गला खुश्क हो जाता है। कम से कम मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस में सेकंड ईयर में आना है तो वो मेरे पास आ सकता है। मेरे पास सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी हैं, नोट्स भी हैं, और हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, और रीजनेबल फीस है। और मजे की बात क्या है, रीजनेबल फीस है। हमारा ये मोटिव है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने नहीं। मैं आप लोगों को एंड में थोड़ी सी बात शेयर कर देता हूँ। मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है, देखो मैंने पहले कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया करता था, और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया, जल्दी जल्दी बात को कवर कर रहा हूँ। तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया मैंने। तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने के बाद मॉर्निंग में मेरी जॉब भी है अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। तो एक फाइनेंशियली थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्टेबल भी हूँ। तो अब मैंने कहा कि यार अब पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम ऐसा करूँ कि ऐसा हो कि जितने भी बच्चे उनको एक मेरी तरफ से हेल्प भी तो हो। आप लोग कोचिंग सेंटर जा रहे हो, कोई 2,500 फीस दे रहा है, कोई 3,000 फीस दे रहा है, किसी ने होम ट्यूटर रखा हुआ है तो वो 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 हजार, 25-25 हजार भी फीस ले रहा है। भाई जब मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मैं 25,000 भी ले लेता हूँ बच्चों से। तो अब क्या हो रहा है कि भाई अब इतनी ज्यादा फीसेस दे रहे हो, फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी हो रहा है, आ रहे हो जा रहे हो, टाइम भी जाया हो रहा है, वहां पे जाते हो, हल्ला गुल्ला होता है, वो अलग बात है। लेकिन आने जाने का टाइम है, फिर वेट करना पड़ता है। अगर गर्ल्स वगैरह जा रही हैं तो फिर उनके पेरेंट्स का मसला होता है, वो उनको लेने आते हैं, फिर उनको छोड़ने जाते हैं, तो फिर वेट करते हैं वो वेटिंग एरिया में, तो बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का जाया होता है। तो इससे बेहतर ये है कि टाइम जाया हो तो उस टाइम को जो है वो आप लोग क्या करो, टाइम मैनेजमेंट सीखो, थोड़ी सी टाइम को मैनेज करो। थोड़े टाइम में अच्छा पढ़ लो और कम पैसों में पढ़ लो। तो अगर कोई बच्चा जाता है, मेरी कोशिश यही है कि कराची के जितने भी बच्चे, अभी मेरा छोटा सा एक जो है वो एम है, इस एम को इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ाना और बहुत ज्यादा बढ़ाना है, कोशिश तो हमारी यही है। लेकिन अभी छोटा सा एम ये है कि कराची का जो बच्चा गरीब है भले वो अमीर है, सबको एक जैसी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, एक जैसा टीचर उसको पढ़ाए, कोशिश मेरी यही है। तो इसलिए अपनी फीस को एक नॉर्मल रखा है, बहुत ज्यादा रीजनेबल रखा है, ताकि हर बच्चा उसको अफोर्ड कर सके। तो इंशाल्लाह ताला अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना हो तो वो हमारी आईकॉम की क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकता है। पार्ट 1 की भी होती है, पार्ट 2 की भी होती है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं इंग्लिश के अलावा। इंग्लिश भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना काफी, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा मैं, तो अगर किसी को मुझसे कांटेक्ट करना हो तो वो कर सकता है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।